Everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we will learn another important Indian English writer. So let's talk about Nirad C. Chaudhary. So what we will cover in this video, his important introduction means biography, his important works, important facts of his life, awards and title, and conclusion. So let's start. So let's start about his introduction means biography. Full name is निराद चंद्र चौधरी, इनका पूरा नाम है जिसे हम निराद सिंह चौधरी कहते हैं. ही वॉज बोर्न इन 23 नवंबर 1897 किशोरगंज, बंगाल प्रेसिडेंसी, जो कि अब बांग्लादेश में पड़ता है. किशोरगंज एक विलेज है जहाँ पर इनका जन्म हुआ. ही वॉज डाइन इन 1 अगस्त 1999 मीन्स इमेजिन करो इन्होंने सारी चीज़ें ही देख ली भाई. कोई 1897 में बोर्न हुआ और 1999 में डेट, यानी कि 102 साल लगभग ये जिए हैं. मतलब इन्होंने इंडिया के सारे मतलब मेजर जो भी महात्मा गांधी ने मूवमेंट्स किए हैं, इंडिया की फ्रीडम फाइट्स एंड ये सारी चीज़ें, वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2, और फिर इंडिया ने जब फ्रीडम प्राप्त कर ली तो फिर उसके बाद की भी ये चीज़ें काफ़ी सारी चीज़ें देख चुके. तो मतलब ही इज़ लॉन्ग लीव राइटर एज वी कैन सी, जो कि इनके वर्ड्स में भी इनका इफेक्ट देखने को मिलेगा. नेशनलिटी दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ एन इंडियन बट लेटर ही सेटल्ड इन इंग्लैंड में सेटल हो गए. एजुकेशन स्कॉटिश चर्च कॉलेज से इन्होंने की है. यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता हिस्ट्री की ये पढ़ाई कर रही थी. दैट ही डिड नॉट कम्प्लीट हिज एमए ड्यू टू सम रीजंस. लोग बात करते हैं अनदर इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन. वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इंडियन इंग्लिश राइटर एंड कल्चरल क्रिटिक्स. ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंग्लिश राइटर में से रहे हैं बिकॉज ही मतलब उनकी लाइफ इस तरीके से प्रभावित हुई थी कि वो हल्का सा ब्रिटिशर्स को, उनके डिसिप्लिन को, उनके एजुकेशन को थोड़ा सा मतलब अपनी राइटिंग में दिखा देती थी. तो कंट्रोवर्सी हो जाती थी क्योंकि वो ब्रिटिशर्स को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कहीं या फिर कहीं के उनसे ज़्यादा प्रभावित थे. फेमस फॉर हिज शार्प एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, कि वे शार्पली इंडियन सोसाइटी को एनालाइज करते हैं. ब्रिटिश कॉलोनाइजिज्म है ना, जो कि उस समय पर भारतीय एक कॉलोनी बना हुआ था ब्रिटिशर्स के लिए, एंड इट्स हिस्ट्री एंड कल्चर, हर चीज़ को स्टडी करते हैं. रोट इन बोथ इंग्लिश एंड बंगाली, दोनों भाषाओं में इन्होंने लिखा है. सेटल परमानेंटली इन ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड लेटर इन लाइफ, अपनी लाइफ के आखिरी मतलब कुछ सालों में ये इंग्लैंड में परमानेंटली सेटल हो गए थे. बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी, जो कि है इनकी ये 1951 में द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, इसके लिए फेमस जाने जाते हैं. और कुछ लोग तो इन्हें, कुछ क्रिटिक्स इन्हें वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया कहते थे, यानी कि इनके पास इतना दिमाग था. तो और कुछ लोग इन्हें कहते थे, कुछ लोग इन्हें लास्ट ब्रिटिश एम्परलिस्ट कहते थे, मतलब क्योंकि ब्रिटिशर्स को इतना प्रेज करते थे तो इसलिए इन्हें ये ऐसे कहीं स्लैंग इन्हें ये वर्ड दिया गया, लास्ट ब्रिटिश एम्परलिस्ट. हम लोग बात करते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की. द फर्स्ट वन वेरी फेमस, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951 में. इसको हम थोड़ा शॉर्टली इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे बाद में. ए पैसेज टू इंग्लैंड, वेरी फेमस वर्क 1959 में, जिसको एडिट किया है E.M. फोस्टर ने, हु रोट ए पैसेज टू इंडिया. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. फिर आता है द कॉन्टिनेंट ऑफ सिरक्का 1965 में, या फिर इसे सर्कल भी कह सकते हैं बिकॉज इट्स अनदर नेम इज सर्कल. फिर आता है द हार्ट ऑफ इंडिया 1965 में. द अनदर वर्क इज़ द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया 1967 में. फिर आता है टू लिव और नॉट टू लिव, ये इसमें अपनी पर्सनल और फिलोसफिकल चीज़ों को इसमें डिस्कस करते हैं 1971 में. और इनका ये बहुत ही फेमस वर्क है जो अब है स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. इन्होंने ये बायोग्राफी लिखी है मैक्स मूलर पे, द लाइफ ऑफ फेडरिक मैक्स मूलर, जो बहुत ही फेमस हुई 1974 में. ये अपने इन दो वर्क्स के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी और ये बायोग्राफी ऑफ मैक्स मूलर. ये इसका सब टाइटल है और इसका टाइटल है स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स.
फिर हम लोग बात करते हैं द क्ले ऑफ इंडिया 1975 में, और उसके बाद ये बात करते हैं कल्चर इन वैनिटी बैग 1976 में, दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट वर्क। उसके बाद ये बात करते हैं ये कल्चरल यानी कि इंडिया को बहुत ही, मैं कहूँ अगर कि थोड़ा हम मतलब रियलिटी दिखाते हैं। भाई हम सबको पता है इंडिया शुरू से कैसा है, सुपरस्टिशियस ऑर्थोडॉक्स थिंग्स, और अगर कोई ये राइटर इन चीज़ों को दिखा देगा तो लोग उसे वैसे भी एंटी नेशनलिस्ट आज की डेट में भी घोषित कर ही देते हैं। सच्चाई दिखाना एंटी नेशनलिस्ट नहीं होता है, बल्कि एक राइटर ये चाहता है कि हमारे देश में ये सारी चीज़ें सुधर जाएं, हम भी अच्छे और थोड़ा साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से सोचें। पर जो भी राइटर इस तरीके की बात करता है तो लोग उसे एंटी नेशनलिस्ट घोषित कर देते हैं, उसे इंसान को या राइटर को, क्योंकि लॉजिक की चीज़ें यहाँ पसंद नहीं होती हैं। पर क्या किया जा सकता है, पर जो लोग लॉजिकल हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द हैंड ग्रेट एनार्च इंडिया, दिस वन इज़, ये एक टाइम पीरियड है जो कि 1921 से 1952 की टाइम पीरियड को दिखाया गया है। ये टाइटल यहीं तक है बुक का। उसके बाद ये बुक पब्लिश हुई थी 1987 में। आप ये मत समझना कि ये बुक इस दौरान पब्लिश हुई थी, नहीं, ये इसी के अंदर का टाइटल है, बट इज़ पब्लिश इन 1987। फिर बात आता है थ्री हॉर्समैन ऑफ न्यू एकोप्लिस 1997 में। सो आई होप यू ऑल दिस अंडरस्टैंड, दिस वन इज़ ऑल्सो ए वेरी फेमस, दैट्स वाई आई मार्क इट स्टार। इनकी बहुत ही फेमस चीज़ें अगर मैं कहूँ तो तीन ही हैं। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन 1951, फिर उसके बाद आती है मैक्स मुलर वाली, और ये द हैंड एन आर्च, और बाकी की चीज़ें तो हम अपने लिए लिखेंगे ही अपने नोट्स बनाने के लिए। सो दिस इज़ आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, you cannot skip it. So let's learn another things about him. The prizes that he acquires, and he got the first one is Duff Cooper Memorial Award, very famous award, the first Indian who got that prize for his work The Continent of Circle, ठीक है, सर्कल के लिए इन्होंने ये वर्क मिला है। और उसके बाद आता है साहित्य अकादमी अवार्ड 1975 में, जो कि मिला है स्कॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए। उसके बाद बात करते हैं ऑनररी डेप्टी लेफ्टिनेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये अवार्ड है, जो कि मिला 1990 में। उसके बाद CBE वाला कमांडेंट ऑफ ऑर्डर ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड, जो कि मिला है 1992 में। दिस इज़ ए वेरी फेमस अवार्ड। उसके बाद आता है विद्यासागर पुरस्कार 1997 में इन्हें मिला है। फिर उसके बाद आता है देशिकतम बाई विश्व भारती, ये अवार्ड इन्हें मिला 1997 में। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस हिज ओनर्स एंड वर्क्स एंड एवरीथिंग दैट आई टीच यू। सो अब हम डिस्कस करेंगे द ऑटोबायोग्राफी। The Autobiography of an Unknown Indian. It was published in 1951. Genre है autobiography, और इसका मेन थीम है चाइल्डहुड इन बंगाल, यानी कि इसमें राइटर खुद की स्टोरी बताता है। इसमें नरेटर राइटर खुद है, यानी कि निराशी चौधरी ही हैं। उसमें बताते हैं कि किस तरह उनका किशोरगंज, सेटिंग भी इसकी किशोरगंज वही विलेज है, ऐसे ही दिखाई गई है कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स और बंगाली सोसाइटी ने उसके विचारों को प्रभावित किया है। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ने किस तरीके से उसके थॉट्स को, हाउ ही इम्प्रेस्ड बाय ब्रिटिशर्स, एजुकेशन, हिज डिसिप्लिन, हिज थॉट्स एंड एवरीथिंग, एंड इवन ही एडेड सम praising lines about Britishers. That's why he considered as the last imperialist. He considered as the last British imperialist, है ना, इस तरीके से इसको टाइटल दे दिया गया। इसलिए इन्हें मतलब इतनी कंट्रोवर्सी होने के बाद इसलिए उन्हें मतलब लास्ट में इंग्लैंड ही सेटल होना पड़ा। फिर इसमें बात करते हैं इंडियन नेशनलिज्म की, इंडियन मूवमेंट्स एंड इंडियन चीज़ों के बारे में ये बात करते हैं। इसमें ब्रिटिश एंड इंडियन कल्चर की जो भी अपनी लाइफ में उन्होंने चीज़ें देखी हैं वो सारी इसमें डिस्कस करते हैं। और पर्सनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, हाउ ही गेट्स पर्सनल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल थिंग्स, इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो आई होप यू गेट एन शॉर्ट आइडिया ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन. So like the video, do the comment. If any doubt, you can ask in comment section. So thank you so much for your attention.
Like, share, and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling. And in the next video, we will learn another important writer. So let's continue our Indian writer series.